आज का विषय है क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और दूसरा टॉपिक हम लोग इसके बाद तुरंत लेंगे, वो है बेका एग्रीमेंट। बेका एग्रीमेंट बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जो हाल में ही इंडो यूएस रिलेशन में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के रूप में मिल रहा है हमें देखने को। आइए चलिए सबसे पहले क्वाड से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज क्वाड एंड व्हाई क्वाड इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्वाड की अवधारणा। सबसे पहले भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चार देश यहाँ पर आपके देखने को मिल रहे हैं के द्वारा समुद्री आपदा, जो आपका समुद्र में डिफरेंट घटनाएं होती रहती हैं, तूफान है, सुनामी है, इन सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको देखते हुए तैयार की गई थी। और यहां पर याद रखिएगा, इसका उद्देश्य शुरुआती दौर में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य हुआ करते थे। लेकिन क्वाड जब बना तब ये बिल्कुल ही लोग इससे अनजान थे कि क्वाड यहां पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि क्वाड अब आज के टाइम में जिस प्रकार का पूरा काम हो रहा था, उसमें लोगों को यही समझ में आया कि ये और भी ज्यादा कुछ बेहतर काम किया जा सकता है इस क्वाड में। तो यहां पर याद रखिएगा, क्वाड का हम लोगों ने सीधे तौर पर देखा है कि चार देश इसमें शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, क्वाड में कितने देश इसमें शामिल होंगे? तो सबसे पहला होगा भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन में काफी महत्वपूर्ण रोल है इस क्वाड ग्रुप का। आइए चलिए देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं इसमें। यहां पर देखिए, बाद में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन के कारण उपजती भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्ताओं के परामर्श से 2007 में रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड की शुरुआत की। अब यहां पर देखिए, चीन को घेरने के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। अब चीन हमारे लिए एक कॉमन प्रॉब्लम बन के उभरा है। अब इस चीन के इस कॉमन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या तरीका लगाया गया? यहां पर तरीका सीधा सा था कि चीन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के लीडरशिप से बात की और 2007 में इसकी रणनीतिक वार्ता आरंभ कर दी। तो यहां से यह पूरा का पूरा एक महत्वपूर्ण संगठन की आधारशिला रखी गई। अब यहां पर देखिए और क्या चीजें हैं। क्वाड के इस विचार ने आसियान क्षेत्र में एक मिश्रित प्रतिक्रिया, मिक्स्ड रिएक्शन को जन्म दिया। चीन और रूस खुले तौर पर इसके विरोध में सामने आए। यहां पर याद रखिएगा, ये क्वाड जो बन रहा है ये एक प्रकार से चाइना को तो चैलेंज कर ही रहा है, साथ में यह रूस की भी जो एक प्रकार से धाक है पूरे क्षेत्र में, उसे भी कम करने का काम करेगा। तो यहां पर यह रूस और चीन दोनों को शुरुआती दौर में काफी नागवार गुजरा, और आज के टाइम में रूस इस पूरे के पूरे मामले से किनारे है। रूस को कहीं कोई लेना देना इस मामले में नहीं है। तो अब चाइना वर्सेस क्वाड है। चाइना एक साइड है, दूसरे साइड में क्वाड के देश हैं। हालांकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह वार्ता स्थिर पड़ गई, लेकिन बाद में वह पुनः इस वार्ता में शामिल हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसको लेकर कई प्रकार के कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। अब याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम से अगर बात करते हैं, ब्रिटेन से दो देश का ओरिजिन बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। एक है हमारा यूएसए। हालांकि यूएसए में फ्रांस, जर्मनी, इन सारे के मूल के लोग भी हैं इसके जन्म में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा जगह है जहां पर ज्यादा से ज्यादा यूके वाले ही हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, इस ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो जन्म हुआ है ये इसी यूके की पॉपुलेशन का देन है। अमेरिका के निर्माण में भी इनका योगदान है। तो ये तीनों एक प्रकार से सहोदर भाई की तरह हैं। तीनों के तीनों सहोदर भाई की तरह हैं। अब तीनों के तीनों ये जो सहोदर भाई हैं, अब ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये एक चलेगा जिधर, उसके पीछे पीछे दोनों जाएगा। यहां पर याद रखिएगा, अभी फ्रांस का घटनाक्रम आप देख रहे हैं किस प्रकार से फ्रांस में चल रहा है पूरा का पूरा। अब यहां पर याद रखिए, फ्रांस के समर्थन में ये कोई देश सामने नहीं आ रहा है भारत को छोड़कर। यह ध्यान दीजिएगा, ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस में जब एक शिक्षक की हत्या कर दी गई,
आतंकवादियों के द्वारा। तो यहां पर कोई भी देश, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कोई सामने नहीं आ रहा है। यूएसए चुनाव में व्यस्त है, यूके कोरोना में लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक देश भारत इसमें सामने आया है और भारत ने पुरजोर रूप से समर्थन किया है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भारत इतना ज्यादा क्यों जाकर इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध फ्रांस का समर्थन कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको पिछली एक कहानी समझनी पड़ेगी। जब 1998 में यहां पर ऑपरेशन शक्ति चली थी। ऑपरेशन क्या चली थी हमारी? ऑपरेशन शक्ति चली थी। ऑपरेशन शक्ति में हम लोगों ने पोखरन पोखरन में परमाणु विस्फोट किए थे। तो यहां पर याद रखिएगा, डेट था 11 मई और 13 मई। 11 मई और 13 मई को जो दो हम लोगों ने यहाँ पर डेट है, दोनों दिन मिलाकर हम लोगों ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। नतीजा 1998 में इसी शक्तियों के द्वारा, एक साइड में यूएसए था, दूसरे साइड में ऑस्ट्रेलिया था, तीसरे साइड में अगर बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम था, इसके साथ मिल गया था चाइना, जापान। याद रखिए, पूरा का पूरा विश्व भारत के विरुद्ध था और सबने मिलकर इंडिया के ऊपर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये सारे के सारे देश मिलकर प्रतिबंध लगा रहे थे किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। क्यों लगा रहे थे? क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। अब ये परमाणु परीक्षण जब भारत ने किया तो निश्चित तौर पर इन सारे देशों के एक प्रकार जो एकाधिकार था उसको चुनौती मिली और ये एकाधिकार खत्म हो रहा था। नतीजा, इन सारे देशों ने मिलकर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि फ्रांस एक साइड है और दूसरे साइड 57 गल्फ के देश हैं। गल्फ यानी कि खाड़ी के देश, जितने इस्लामिक देश हैं 57 के आसपास हैं, ये सब के सब मिलके फ्रांस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं या उसके सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, उस समय एक मात्र देश था फ्रांस जो भारत के समर्थन में आया था और कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा में परमाणु बम बनाने का अधिकार है। तो ये एकमात्र देश था फ्रांस। भारत ने इसी कर्जे को चुकाया है, क्योंकि 1998 में लिया यह एक प्रकार से कर्ज हमारे ऊपर था। तो जब पूरा का पूरा विश्व हमारे विरुद्ध था, तब खड़ा कौन हुआ हमारा? तब खड़ा हुआ था फ्रांस। आज पूरी की पूरी दुनिया फ्रांस के विरुद्ध है, तब यहां पर खड़ा होता है भारत। कारण यह है, यहां पर सीधा सा देखिए, जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ तो फ्रांस के से हम लोगों को तुरंत सारे सैन्य साजो सामान मिले थे। आज भी अगर हम लोग बात करेंगे तो राफेल प्लेन से लेके अलग अलग चीजें वहां से हम लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा मिराज जो प्लेन का सीरीज है, मिराज विमान जो है, वो भी फ्रांस का बना हुआ है। तो यहां पर याद रखिएगा, यही चीज अगर हम अमेरिका से लेने के लिए जाएंगे तो वो कई प्रकार की शर्तें लगाता है कि ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, तब ये हम प्लेन देंगे आपको। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशंस है वो थोड़ा कम है, यही कारण है। और फ्रांस के साथ ऐसी शर्तें नहीं होती हैं, साथ में तुरंत वह सप्लाई करता है। अभी भी राफेल आ रहा है जिसके डर से पूरा चाइना पाकिस्तान कांप रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये एक प्रकार से उस समय जो फ्रांस ने हमारे ऊपर एहसान किया था समर्थन देकर, हम लोगों ने उस एहसान का बदला चुका दिया कि देखो, हम लोग किसी भी हालत में आपके साथ दे रहे हैं और ये पूरे का पूरा विश्व जब आपके विरुद्ध है तब हम लोग आपके साथ दे रहे हैं। चलो, तो यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में पहले शामिल हुआ, फिर बाहर गया, फिर वापस आ गया। तो इस प्रकार से यहां पर इन देशों का है। अब आगे चलिए, आगे और क्या क्या चीजें हैं समझते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को कि क्वाड आखिर हमारा किस प्रकार से काम करेगा आगे चल के। अब यहां पर 2017 में इस अनौपचारिक समूह, याद रखिएगा, इट इज नॉट ए फॉर्मल ग्रुप, यह औपचारिक समूह नहीं है, अनौपचारिक है, को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन की आक्रामक जो नीतियां हैं उसको बैलेंस किया जा सके। तो यहां पर ये इनफॉर्मल ग्रुप है, अनौपचारिक समूह है। इसका ऑब्जेक्टिव है चीन की आक्रामक नीतियां, क्योंकि चीन के 14 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद है। अब 14 देशों के साथ सीमा विवाद है तो निश्चित तौर पर इसकी नीतियां काफी आक्रामक है। तो उसे काउंटर करने के लिए ये क्वाड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहां पर देखो,
हाल में ही सिंगापुर में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सचिव स्तर का तीसरा बैठक संपन्न हुआ। क्वाड इन चार देशों का अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। यहां पर याद रखिएगा, क्वाड क्या है? इन चार देशों का अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। यह अब इसके लिए कोई स्पेशल सम्मेलन नहीं बुलाया गया। यह 13वीं ईस्ट एशिया समिट के दौरान ही क्वाड सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर ईस्ट एशिया का जो समिट चल रहा था उसी में यह समिट भी ऑर्गेनाइज होता है। क्वाड मुख्यतः इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा समुद्री सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित था। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा है। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यह एक प्रकार से स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। साथ में समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा कई प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल क्लैमिटीज से, एक हो गई पहली, और दूसरा होता है बहुत सारे समुद्र में ऐसे लुटेरों का गिरोह कार्यरत है जो यहाँ वहां वह लूटमार करता रहता है। तो याद रखिएगा, तो वहां पर भी पुलिसिंग के लिए, वहां पर भी उस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ये सारे के सारे देश आपस में समर्थन करते हैं एक दूसरे का और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, ताकि समुद्र भी हमारा बिल्कुल सुरक्षित रह सके। क्योंकि समुद्र से हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अब सबसे ज्यादा व्यापार होता है, वहां पर अगर लूटपाट होती है तो निश्चित तौर पर वह इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर नुकसान होगा। अब यहां पर देखिए, इस सम्मेलन में चर्चा का केंद्र कनेक्टिविटी। अब यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं रोकनी है तो पहला चीज है कनेक्टिविटी, कि एक नेवी और दूसरी नेवी के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास हो। सतत विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो रेगुलर हमारा विकास होगा उसे कहेंगे सतत विकास। साथ में काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, मुंबई हमले के लिए जो आतंकवादी थे वो अभी समुद्री मार्ग से आए थे, तो यहां पर अगर समुद्री मार्ग को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट किया जाए तो टेररिज्म को भी हम काउंटर कर सकते हैं। नॉन पॉलिफरेशन और मेरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्रों में भी सहयोग किया जाएगा। अब नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी यानी कि जो भी हमारे हथियार हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्टेड वे में उन हथियारों को ऐसे लोगों को ना मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के समर्थन में है। मेरीटाइम समुद्री व्यापार, साइबर सिक्योरिटी को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इन सारे क्षेत्रों में सहयोग करना था। इसका उद्देश्य तेजी से विस्तार कर रहा इंटरकनेक्टेड इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी है। अब ये इंटरकनेक्टेड है हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इंडिया और पैसिफिक रीजन यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोनों जब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये धीरे धीरे हमारा तेजी से डेवलप कर रहा है ये क्षेत्र। तब ये क्षेत्र धीरे धीरे तेजी से डेवलप कर रहा है, तो यहां पर इस डेवलपमेंट को ज्यादा से ज्यादा और बेहतर करना, ये चार देश एक दूसरे तथा अन्य देशों के साथ साझा करेंगे अपनी शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों को। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा होगा। अब यहां पर देखो, चार देशों ने विस्तृत आर्थिक विकास का समर्थन किया जिससे क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। साथ ही गुणवत्तापूर्ण अवसंरचनात्मक के विकास के लिए तेजी से कार्य करने के लिए बात कही गई, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे खुलापन, पारदर्शिता, आर्थिक क्षमता, ऋण स्थिरता इत्यादि पर आधारित है। अब ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ये क्या पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझिए कि ये है आखिर क्या हमारा। तो यहां पर सबसे पहले ये चारों के चारों देश विस्तृत आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं। आर्थिक विकास की अगर बात करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर पूरी की पूरी क्षमता का योग एक प्रकार से कह सकते हैं प्रयोग करने के ऊपर बल दिया गया है। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनात्मक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंट पोर्ट होंगे, हमारे बंदरगाह होंगे जिसका विकास हमको करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, हमारे अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे खुलापन, पारदर्शिता, आर्थिक सक्षमता और ऋण स्थिरता, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट हैं। इन सब के पॉइंट पर हम लोग काम करें सब मिलकर।
तो यहां पर यह न सिर्फ एक सैन्य गठबंधन के रूप में था, बल्कि यह एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी कल्पना की गई। भारत शुरुआत से इसके सैन्य यानी कि इसके मिलिट्री पर्पस को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा था, लेकिन भारत अब मिलिट्री पर्पस के लिए भी तैयार हो गया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, शुरुआती दौर में इस पूरे के पूरे क्वाड का ऑब्जेक्टिव आर्थिक था, इकोनॉमिक कॉपरेशन था, सिक्योरिटी था, लेकिन मिलिट्री नहीं था। लेकिन वर्तमान में अब यह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी आपका तैयार हो रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से गलवान घाटी में 20 सैनिकों का भारतीय सैनिक मारे गए और उसके बाद इंडिया ने रिएक्ट करते हुए 60 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारा, तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं पूरे के पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि चाइना का कोई मुकाबला कर सकता है तो वह केवल भारत है पूरे के पूरे विश्व में। कारण सीधा है, भारत और चाइना के बीच में 3400 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब भारत और चाइना के बीच में इतनी लंबी सीमा दोनों साझा करते हैं, तो सबसे पहला जो युद्ध होगा तो वो निश्चित तौर पर इंडिया और चाइना के बीच में ही होगा। चाइना कहीं भी अगर युद्ध करना चाहे तो सबसे पहले सबसे बड़ी बाउंड्री उसकी इंडिया के साथ सटती है, और इंडिया के साथ अगर युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर चाइना एकदम से बैलेंस हो जाएगा। कारण यह है, अगर अमेरिका के साथ सीधे तौर पर युद्ध होता है तो उसे लड़ने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। अब आप लोग को इससे पहले याद है, कई जगह पर अमेरिका की हार सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उसे जमीन नहीं मिली है। वियतनाम के युद्ध में अमेरिका को नाकू चने चबाने पड़े थे 1970 के दशक में, क्योंकि वहां पर अमेरिका को लड़ने के लिए जमीन नहीं मिली और नतीजा पूरा का पूरा अमेरिकी सेना हार गई थी। यहां पर भी स्थिति वही होगी, चाइना से अगर लड़ाई होती है तो उसे अमेरिका को जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन अब जमीन नहीं मिलेगी, अब इसका काट निकला है कि अगर इंडिया यहां पर सामने आ जाता है या इंडिया के समर्थन में ये सारे देश आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना का एक प्रकार से कह सकते हैं 62 से चलता ही आ रहा है, और चाइना एक ऐसा देश है जिसका हर एक देश के साथ, हर एक सीमावर्ती देश के साथ सैन्य विवाद है। भारत चूंकि अब बढ़ चढ़कर चाइना की नीतियों का विरोध कर रहा है और उसके जो सीमा पर आक्रामक रवैया है उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। पहले क्या होता था, पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का इलाका चला गया हम लोग पीछे हो जाते थे। अब क्या हो रहा है कि अब हम लोग 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा जो गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जितने भी ब्लैक टॉप वगैरह जितनी भी चोटियां हैं, उन सारे चोटियों पर भारतीय आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अब यहां पर याद रखिएगा, भारतीय आर्मी ने जब इन ब्लैक टॉप और बाकी चोटियों पर कब्जा कर लिया, तो आप समझिए अब स्थिति यह है कि एक इंडियन सोल्जर इज इक्वल टू 9 चाइनीज सोल्जर हो गया है। ये ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट करती है कि अब लद्दाख में अगर चाइना को बढ़त लेनी है तो उसे एक भारतीय सैनिक के मुकाबले में 9 भारतीय सैनिक को भेजना होगा। क्यों? ये ऊपर ऊंचाई में बैठे हुए हैं और ये नीचे से आएगा, तो 1 वर्सेस 9 होगा, तभी जाकर ये मुकाबला हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ऊपर में अब सारी चोटियों पर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने करीब करीब 2.5 किलोमीटर का एरिया फिर से कब्जे में लिया है 1962 के बाद से। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अब आक्रामक अंदाज में है, क्योंकि भारत के पीछे पूरा का पूरा विश्व खड़ा है। क्योंकि आज अगर हम लोग चाइना को नहीं दबा पाए तो निश्चित तौर पर चाइना फिर हमें आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद स्थितियां फिर विपरीत होगी, और ये सारे के सारे जो अमेरिका है, यूरोप है, ये सारे के सारे देश कब जाके चाइना के साथ बैठ जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। याद रखिए, यही 1998 था जब यही चाइना, अमेरिका, जापान सब के सब मिलकर प्रतिबंध लगा रहे थे इंडिया के ऊपर चारों तरफ से घेर कर। एक फ्रांस था जिसने केवल भारत का साथ दिया था। पूरे विश्व में 210 देश हैं, 210 में केवल एक फ्रांस था, दूसरा कोई देश नहीं था भारत के साथ। तो यहां पर याद रखिए, स्थितियां बदलती हैं, स्थितियां अभी हमारे अनुकूल हैं, तो बेहतर है कि हम लोग पूरा का पूरा बढ़त बना लें, ताकि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हमारे पास हो। अगर जहां स्थितियां फिर से बदली, फिर कहीं चाइना के पक्ष में चला गया, तो हमें मनोवैज्ञानिक बढ़त का वहां पर नुकसान हो जाएगा। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर अब, क्योंकि ये आर्थिक गठबंधन था, इसलिए ऋण
स्थिरता इत्यादि सारे चीज रखे गए थे इसके ऑब्जेक्टिव में। भारत ने क्वाड के सैन्यकरण किए जाने पर हमेशा ऐतराज जताया है, लेकिन याद रखिएगा भारत वर्तमान में इसके सैन्यकरण के ऊपर सहमत है। उसका मानना था कि क्वाड का उपयोग सिर्फ असैनिक और नागरिक मुद्दों के लिए ही होना चाहिए, लेकिन अब यह धारणा इंडिया की बदल चुकी है। यह 2017 की धारणा थी या 2017-18 से पहले की धारणा थी, अब यह बदल चुका है। अब इसके अलावा अब बात करते हैं क्वाड के अलावा। अब यहां पर क्वाड के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, अनीसा, क्वाड शुरू में चूंकि मेरे ख्याल से एक स्लाइड आपसे छूट गया था, इसकी वजह से क्वाड में आपको दिक्कत आई। क्वाड देख लीजिए, ये हमारा सीधे तौर का जो टॉपिक का नाम था उसी चीज को आप ध्यान में देंगे। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये क्या है हमारा क्वाड, क्या हमारा क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्यूएसडी। तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात यहां पर हो रही है। अब चलिए आते हैं, तो ये क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुजीय, ये आपका 4 भुजाएं हैं इसकी। अब यहां पर देखिए, भारत और जापान, इस क्वाड के अलावा भारत और जापान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में कंबाइंड परियोजनाओं की एक श्रृंखला की घोषणा की है। तो यहां पर याद रखिएगा, इंडिया और जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कुछ कंबाइंड प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर। आप लोगों से पूछा जा सकता है एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर चलाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो भारत और जापान है। तो एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर, अफ्रीका और एशिया के ग्रोथ कॉरिडोर का नाम दिया गया है, इसे तैयार कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से कॉरिडोर क्या होता है ये समझिए। अब जैसे बात करते हैं मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक हम लोग आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब ये आप देख रहे हैं मुंबई हमारा, ये ईस्टर्न इलाका, यहां से दिल्ली, मुंबई और दिल्ली के बीच में आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बनाया गया है बेहतर, मुंबई और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों जमीन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो दोनों के दोनों को डेवलप करने के लिए यहां क्या किया गया है, रोड बनाया गया है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारे चीजों की व्यवस्था की गई है ताकि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इस रोड के ऊपर हो सके और यह रोड आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सके। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में बहुत सारी छूट वगैरह भी दी जा रही है। तो उसी प्रकार से सिमिलरली जैसे हम लोग देश में मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं, वैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, तो इसमें एशिया और अफ्रीका के बीच में, ये एशिया और ये अफ्रीका हमारा सीधा सा, यहाँ पर अगर बात करेंगे ये अफ्रीका है हमारा, तो यहाँ पर एशिया और अफ्रीका के बीच में कनेक्टिविटी, क्योंकि ये समुद्र से जुड़ा हुआ है तो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसको ग्रोथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग डेवलपमेंट के पॉइंट्स को जोड़ा जा सके एक दूसरे से। तो इंडिया और जापान दोनों मिलकर इसे चला रहे हैं। आगे चलिए, भारत और जापान बांग्लादेश में, अब यहां पर देखिए भारत और जापान कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जमुना रेलवे ब्रिज, जमुना रेलवे ब्रिज और उत्तर पूर्वी राज्यों में अन्य ब्रिज, आवास व्यवस्था, म्यांमार के रोहिंग्या क्षेत्रों में स्कूल तथा विद्युत संबंधी परियोजना, श्रीलंका में एलएनजी प्लांट, केनिया में कैंसर हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट में मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जापान कहां कहां काम कर रहा है, बांग्लादेश में काम कर रहा है, म्यांमार में काम कर रहा है, श्रीलंका में काम कर रहा है, केनिया में कर रहा है। तो ये एशिया अफ्रीका के दोनों जगह के देश है, दोनों के साथ शामिल होकर काम हो रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि इस पर कितना इंपॉर्टेंट ये पूरी की पूरी परियोजना है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया भी बुनियादी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के वित्त पोषण के लिए $2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज फॉर द पैसिफिक फंड की अनाउंसमेंट कर चुका है।
तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया क्या कर चुका है आपका, $2 बिलियन का ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द पैसिफिक, ये हमारा इस फंड की स्थापना कर चुका है, जिसमें वह एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, अगर कोई पूछ दे आपसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो यहां पर याद रखिएगा रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये जो चीजें होती हैं इसे कहते हैं आधारभूत अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, कोई गांव है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए जरूरी होता है कि वहां रोड हो, वहां पर बिजली हो, वहां पर पानी मिल सके। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक चीजें हैं। अब किसी ऐसे जगह पर तो आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो फिर आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, रिसोर्स क्या होगा उसके लिए, एनर्जी का, तो वो तो प्रॉब्लम है। फिर मान लीजिए एनर्जी है, रोड ही नहीं है, तो रोड नहीं है तो वो प्रोडक्शन करने के बाद उसे अन्य इलाकों में भेजेगा कैसे, तो यहाँ पर फिर दिक्कत है। तो रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज फॉर द पैसिफिक, इसकी स्थापना की गई है इस फंड की, और इस फंड के जरिए एशिया तथा आपका पैसिफिक रीजन में कर्ज दिए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे कौन कौन सा है, फिजी, सोलोमन द्वीप, वनुआतू में प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अब ये सारे के सारे द्वीप इसी आपके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है हमारे। तो यहाँ पर फिजी, यहाँ भारतीयों की एक बड़ी संख्या रहती है, सोलोमन द्वीप, वनुआतू, ये सारे देशों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोए पैसिफिक सिक्योरिटी डिक्लेरेशन के तहत रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की है। अब बोए पैसिफिक सिक्योरिटी एक नया कॉन्सेप्ट है, डिक्लेरेशन। अब इसके तहत वो चाह रहा है कि पूरा का पूरा क्षेत्र में डिफेंस में, सिक्योरिटी में सब तरफ से काम हो। तो इसके लिए पापुआ न्यू गिनी में एक नौसैनिक बेस बनाया जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी एक पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जहां पर एक नौसैनिक बेस बनाया जा रहा है, और ये जितने भी इस प्रकार के नौसैनिक बेस बनेंगे ये चाइना को काउंटर करने की तैयारी है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत उसके फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन की योजना में रुचि दिखलाए। अब ऑस्ट्रेलिया की एक योजना है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन की। तो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, जितने भी इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी द्वीप हैं, उन सब के बीच में कॉपरेशन हो। तो उनके कॉपरेशन के लिए जो योजना चला रहा है ऑस्ट्रेलिया, चाहता है कि भारत उसमें उसका सहयोग करे। तो इस प्रकार से इस क्वाड के अलावा बहुत सारी अन्य चीजें भी हो रही हैं। चलो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वाड क्या है, क्वाड की पूरी अवधारणा क्या है, हम लोगों ने क्वाड को समझा यहाँ पर।